जरूरी कैटेगरी के अंदर आता है। और दूसरा, अभी आपका जो खरीफ के सीजन में आपके लिए सबसे स्पेशली ये काम आने वाला है बीजो रिच। तो देखिए, बीजो रिच बेसिकली अभी रिसेंटली कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बहुत लंबे समय से कंपनी इसके ऊपर प्रोसेस करती जा रही थी। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी कंपनी अपने R&D डिपार्टमेंट को सक्रिय करके बैठी थी। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा था, और उसी डेवलपमेंट के भाग में सबसे पहला अचीवमेंट हमारा बीजो रिच था, एंड सेकेंड अचीवमेंट इज जो हमने शुगर केन का किट लेकर के आए हैं। अभी बीजो रिच स्पेशली आपकी खरीफ के सीजन में क्यों वो काम आने वाला है, सब लोग आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सुनिएगा। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे फोटोग्राफ जो दिखाई दे रहा है, ये दो अलग अलग पैकिंग डिजाइन में दिख रहा होगा। पहला तो आपका ये येलो और रेड कलर की जो डिजाइनिंग में दिख रहा है, मतलब जितनी भी आपकी ऑयल सीड या पल्सेस वाली क्रॉप है, मतलब जितनी भी दलहन तिलहन वाली फसलें हैं, दलहन तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, जो भी हमारी बाकी की दालें हैं, उन फसलों के लिए ये वाली बॉटल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, तो ये सीरियल क्रॉप, मतलब आपका धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, सीरियल क्रॉप हैं, वो सारे के सारे ये दूसरे वाली बॉटल के साथ इस्तेमाल होंगे। तो ये दो कैटेगरी हो गई, दलहन तिलहन के लिए अलग और अनाज वाली फसलों के लिए अलग। अब ये अलग क्यों लेकर के आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके ऊपर डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमने जो बीजो रिच के अंदर तत्व इस्तेमाल किए हैं वो बेसिकली क्या है। तो देखिए, इसके अंदर हमने 3 प्रकार के बैक्टीरिया इस्तेमाल किए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK। अभी ये NPK जो बैक्टीरिया हमने इस्तेमाल किए हैं, इनका कंजर्शियम किया है। कंजर्शियम बोले तो एक साथ एक ही बॉटल में तीनों बैक्टीरिया हमने आपको दिए हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपकी जमीन के अंदर जब भी आप बीज उपचारित करके बीज को लगाएंगे, तो जो भी मृदा जनित रोग है उससे भी सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, आपका जो बीज है उसको एक समान रूप से अंकुरित करने का भी काम करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, किसी भी फसल के लिए बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट एक तरीके से आपका टीकाकरण का काम करती है। टीकाकरण हम लोग कितनी बार गर्भ संस्कार वाला टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों बीज हमारा सीड ट्रीटमेंट जरूरी है या मैंडेट है, हमने बहुत बार उसको डिस्कस किया है। लेकिन बीज उपचार मेरी नजर में किसी भी फसल के लिए टीकाकरण की तरह काम करता है, या किसी भी फसल की पहली सीढ़ी, पहला पायदान है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मैक्सिमम किसान इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, भूल जाते हैं। कुछ लोग इसको अपनाना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा या हम इतना समय नहीं दे सकते। दूसरी चीज, अगर कुछ लोग इसको करते भी हैं तो कहीं ना कहीं पे प्रोसेस भी गलत हो जाता है। मैंने कुछ किसानों से बोलते हुए सुना है कि मैडम, हम बीज उपचार करेंगे, लेकिन हम बीज को 24 या 48 घंटे बाद बोएंगे। उपचारित आज कर देंगे लेकिन लगाएंगे 2 दिन बाद, क्योंकि हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है सेम डे में उसको उपचारित करना और सेम डे में लगाना। तो वो प्रोसेस करने से भी क्या नुकसान होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी जरूरी चीज, अभी सबसे बड़ा पॉइंट समझने का ये है कि बीजो रिच बेसिकली किसी भी प्रकार का अगर आप फसल में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे दलहन तिलहन हो, चाहे हमारा अनाज वाली फसलें हो, उस सारे की सारे बीज को एक समान रूप से उपचारित करेगा, एक समान रूप से अंकुरित करने का काम करेगा, जिसका फायदा किसान को उत्पादन के समय पे भी होगा। जो बाकी की अगर कुछ तकलीफ या परेशानी फसल के अंदर निकल के आती है, वो उससे भी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि टीकाकरण की प्रोसेस की तरह काम करता है। अभी बात करते हैं इसकी मात्रा के ऊपर। तो देखिए, 250 ml की इसके अंदर बॉटल है, जिसके अंदर हमने सिर्फ 250 ml मात्रा दी है। वो 250 ml की मात्रा आपको 1 एकड़ के बीज के लिए इस्तेमाल करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 250 ml की मात्रा सिर्फ 1 एकड़ के बीज के लिए। 110% कुछ लोगों के मन में कुछ ना कुछ विचार होंगे। मैं किसान की प्रोस्पेक्टिव से ही बात करती हूँ। देखिए, हर किसान अपने अकॉर्डिंग अपनी बीज की मात्रा को कैलकुलेट करता है, कहीं पे कुछ ना कुछ 19-20 फर्क। धान की बात करूं तो धान बीज की मात्रा अलग है, सोयाबीन की बात करें तो उसमें भी बीज की मात्रा अलग रहने वाली है। अभी उदाहरण के तौर पे कहीं पे कोई किसान 4 किलो बीज इस्तेमाल करने वाला था, वहीं सोयाबीन में
अब 1 बीघा में कुछ 30-35 किलो बीज इस्तेमाल करता है किसान, तो उसका लॉजिक ये जाता है कि एक जगह पे मैं 30-35 किलो में इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक जगह में 4 किलो में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब ये भी कर सकता हूँ कि मैं 20 किलो या 30 किलो बीज में इस्तेमाल कर लूं और उसको 4 एकड़ में डाल दूं, ये भी तो कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिजल्ट में वेरिएशन देखने को मिलेगा, रिजल्ट में डिफरेंस 100% देखने को मिलेगा। इस मॉडल का जो डिजाइनिंग है, जो काम करने का फंक्शन का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ के एरिया के लिए ही है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर सोयाबीन का बीज लगाने वाली हूँ 1 एकड़ में 45 या 40 किलो के लगभग, उदाहरण के तौर पे उस बीज को मैंने एक 250 ml की बोतल से उपचारित कर दिया। अब उपचारित करके मैंने क्या किया, वो 250 ml की जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, पर्टिकुलर उसी एरिया में ब्रॉडकास्ट हुए जितने एरिया में जाने चाहिए थे। अब लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे 40-45 की जगह पे 1 कुंटल बीज को 250 ml बॉटल से उपचारित कर दिया, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, उसकी मात्रा अलग अलग एरिया में जाएगी, 1 एकड़ की जगह 2 एकड़ में चली जाएगी, तो डेफिनेटली रिजल्ट में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति का कहना था कि मैडम हम लोग आरपीएस से ही 250 ml आरपीएस से हम 1 कुंटल बीज उपचारित कर देते थे, तो फिर तो उस हिसाब से बीजो रिच की जो 250 ml मात्रा है वो 1 एकड़ के बीज के लिए नहीं, ज्यादा बीज के लिए इस्तेमाल होगी, किसान का ऐसा कहना है। तो उन लोगों को स्पेशली डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये बात बताई है। साथ ही साथ अगर आपके मन में भी ये प्रश्न पनप रहा हो तो आप लोगों का भी प्रश्न क्लियर हो जाए। बीज की मात्रा कितनी भी हो, डजेंट मैटर, आपको करना सिर्फ 1 एकड़ के एरिया के लिए ही है, क्योंकि ये बैक्टीरिया 1 एकड़ के एरिया में जाकर के ही काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वो तो जमीन में जाके और पनपेंगे ना, लंबे स्तर पे आपको फायदा देंगे। इस वजह से इसको 1 एकड़ का डोज ही रखा गया है। अभी ये तो बात थी बीजो रिच की। अभी मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग, अभी हम यहाँ पे जितनी भी हमारी खरीफ की फसल है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें लगेंगी, सोयाबीन भी है, मूंगफली भी है, हमारा धान भी है, यहाँ तक कि कुछ एरिया में अभी धान की नर्सरी प्रिपेयर होनी शुरू भी हो गई होगी आपके रायपुर छत्तीसगढ़ तरफ। तो मैं एक ओवरऑल फैक्ट और फिगर के ऊपर मेरा दिमाग को मैं कैलकुलेट कर रही थी कि जो बीज उपचार की प्रक्रिया है सिर्फ जीवाणुओं तक सीमित नहीं है। हम कहते हैं कि मृदा जनित रोगों को करने के लिए हमको फंगिसाइड भी इस्तेमाल करने, क्योंकि ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास भी जाना चाहिए, तो वो फंगस को खत्म करेंगे। जीवाणु कल्चर या जीवाणु बैक्टीरिया अपना अलग तरीके से काम करेंगे। तो इस प्रोसेस में ये 3 चरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है फंगिसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड, तीसरा मैंने यहाँ पे राइजोबियम, जो दलहन तिलहन फसल के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो मैंने सिर्फ राइजोबियम लिखा है। उदाहरण के तौर पे सोयाबीन में राइजोबियम का ही कल्चर लगेगा। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे, ये किसानों के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझा रही हूँ, आने वाली फसलों में धान की बात करें या सोयाबीन की बात करें तो ये तीनों चरणों को किसान फॉलो करता है। वो फंगिसाइड, फफूंदी नाशक से भी उपचारित करेगा, केमिकल वाला, कीटनाशक से भी, कीटनाशक केमिकल वाला, उसके बाद आता है तीसरा चरण जीवाणु कल्चर वाला। तो अभी ये तीनों प्रोसेस में हमारा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे फिट बैठ रहा है ये आप लोगों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आ जाता है फफूंदी नाशक मतलब फंगिसाइड, जो कि आ गया हमारा सॉइल गार्ड। सॉइल गार्ड यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है। फिर बात करते हैं कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। तो देखिए, कीटनाशक हम जो सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि जो हमारा इम्यूनोरिच है हम उसको स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर यहाँ पे बीज उपचार में इम्यूनोरिच हम स्किप भी करेंगे तो चलेगा। फिर सेकंड थर्ड प्रोसेस आता है जीवाणु या बैक्टीरिया, जहां पे आ जाता है हमारा बीजोरिच। अब ये जो प्रोसेस है, उदाहरण के तौर पे धान की बात करूं, सोयाबीन की मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉइल गार्ड से उसको उपचारित करना है। 5 से 10 ml प्रति किलो बीज की मात्रा के हिसाब से उसमें 10 ml पानी मिला के उसको हल्के हल्के हाथ से बीज के ऊपर कोटिंग करनी है। उसके बाद फंगिसाइड से उपचारित करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक के लिए उस बीज को हमको छांव में सुखा करके रखना है, सुखाने के लिए छोड़ना है। 2 घंटे के बाद हमको हमारा जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है,
250 ml की बॉटल बैक्टीरिया की। अब देखिए यहाँ पे अगर बीज की मात्रा कम है तो पानी के रेशियो को कम रखिए, बीज की मात्रा ज्यादा है तो पानी के रेशियो को अकॉर्डिंगली बढ़ा दीजिए। किसान अंडरस्टूड है ये सारी चीजों को, वो आसानी से समझता है, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वो चीज मैनेज कर लेगा। कल्चर से या बीजो रिच से उपचारित करने के बाद 10 से 15 मिनट ही हमको हमारे बीज को छांव में सुखाना है, देन इमिडिएटली उसकी सोइंग कर देनी है या बोनी करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ फंगिसाइड में और बैक्टीरिया में 2 घंटे का हमने गैप क्यों रखा। एक में हमारे मित्र फंगस है, एक के अंदर हमारे बैक्टीरिया है। अगर दोनों के बीच में हमने प्रॉपर समय नहीं दिया तो आपस में कंटेमिनेशन हो जाएगा, किसी ना किसी का असर गड़बड़ होगा, इसलिए 2 घंटे का गैप रखना जरूरी है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया से उपचारित करने के तुरंत बाद बोनी क्यों बोल रहे हैं, मतलब 15 से 20 मिनट के बाद बोनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया ड्राई आउट नहीं होना चाहिए। कुछ किसान अगर उसको लंबे समय तक सूखने के लिए छोड़ेंगे तो बैक्टीरिया ड्राई आउट हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिलेगा ही नहीं, फिर किसी काम का नहीं। तो इसलिए उसको इमिडिएटली हमको सोइंग करनी है, ये आपको प्रोसेस सबसे स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीजो रिच का हम उपचारित तो हम कर रहे हैं एक समान अंकुरण के लिए, लेकिन उसके पहले किसान मैक्सिमम ये मेक श्योर रखें कि अपने हर बीज को आकलन करना जरूरी है। मतलब जो भी आप घर में बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग घर का ही बीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोनों बीज को कैलकुलेट करना जरूरी है। वो नमक के पानी के घोल के साथ बीज को डुबो करके छोड़ेंगे तो जितना भी खराब बीज है वो ऊपर तली पे तैरने लगेगा। जो ऊपर तैरने लग जाए वो वेस्ट मटेरियल है, मतलब वो बीज कभी अंकुरित नहीं होने वाला था। जितना जमीन के या पानी की तली में बैठ जाए नीचे की तरफ, वो ही बीज सिर्फ काम का है। उस बीज को निकाल करके उपचारित करें तो यहाँ पर क्या प्रॉपर तरीके से बीज का आकलन भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद मैं बात कर रही थी आपसे, देखिए यहाँ पे राइजोबियम कल्चर या आपका एजोस्पाइरलम जो कल्चर है, जो हमने 2 नाइट्रोजन के अलग बैक्टीरिया लिए हैं हमारी बीजो रिच की बोतल में। मतलब राइजोबियम हमने किस में लिया है, दलहन तिलहन वाली फसलों के अंदर, और एजेसोस्पाइलम हमने किसमें लिया है, जितने भी हमारी अनाज वाली फसल है उनके अंदर। तो राइजोबियम बेसिकली क्या करता है, जितनी भी आपकी दलहन वाली फसलें हैं या तिलहन वाली फसलें हैं, वो आप जैसे ही उनकी फसलों की जड़ों को आप उखाड़ करके देखेंगे तो उस पे पिंक कलर का छोटे छोटे नोड्स बनते हैं, जिसके अंदर से पिंक कलर का जूस का स्राव होता है। मतलब क्या, वो जो राइजोबियम डेवलप होता है जो हवा की नाइट्रोजन, जमीन की नाइट्रोजन लेकर के पौधे को उसको खाने के रूप में मुहैया कराने का काम करता है, इसलिए उसका राइजोबियम कल्चर का अपना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें, अगर हम दलहन तिलहनों के अलावा जो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसल में नाइट्रोजन के बैक्टीरिया का क्या महत्व है वो समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली मेंशन किया है। अगर हम लोग धान हो गया, मोटे अनाज हो गए, गेहूं है, जौ है, इन सारी फसलों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 12% तक हमको मुनाफा देखने को मिलता है, फसल में इजाफा देखने को मिलता है। ये बैक्टीरिया का महत्व है। उसके बाद 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की बचत भी होती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपका जीवाणु जमीन के अंदर है तो वो प्रॉपर भोजन को प्रॉपर जगह पे पहुंचाने का काम करेगा, या अवेलेबल भी नहीं है तो प्राकृतिक स्रोत से कलेक्ट करने का काम करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो बीजो रिच की बॉटल है उसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस पोटाश के बैक्टीरिया एक जैसे ही है दोनों बॉटल में, सिर्फ नाइट्रोजन का बैक्टीरिया चेंज किया है। दलहन तिलहन वालों में राइजोबियम डाला है, अनाज वाली में हमने एजोस्पाइलम डाला है। ये इतना बेसिक डिफरेंस है जो हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी एक और मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि निमाटोड्स में और राइजोबियम में भी अंतर नहीं देखने को मिलता। कई जगह पे जड़ों के अंदर हम गिठाने तो देखते हैं, लेकिन वो गिठाने निमाटोड है कि राइजोबियम है, उसको पहचाने कैसे।